हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को समझा था और उनके एक एक कंसेप्ट को देखा था, उसके कुछ फैक्ट्स को भी जाना था। दूसरा जो लेक्चर था, हमने उसमें जाना कि मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु के बाद में किस तरीके से प्रवर्ती मुगल शासकों का अपने पद पर एक चुने गए वो, जिनमें उनमें कुछ उत्तराधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष लगातार होता आ रहा था, जिनमें से बहादुर शाह प्रथम जो था वो अपने भाइयों में से पहला शासक होता है जो उत्तराधिकार संघर्ष को जीत जाता है। बहादुर शाह प्रथम के तीन भाई होते हैं, उन भाइयों में से दोनों को पराजित करके ये शासक बनता है। और इसके बाद में दोस्तों हमने बहादुर शाह की कुछ नीतियों को जाना, जैसे उसने कुछ नीतियां अपनाई थी, जिसमें मित्रता की नीति पड़ोसियों के साथ में, इसके साथ में इसने सभी राजपूतों के साथ में, मराठों के साथ में, जाटों के साथ में भी अच्छी एक तरीके से मित्रता की नीति अपनाई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में बहादुर शाह के बारे में कुछ अच्छे शब्द कुछ इतिहासकारों ने कहे भी हैं, जैसे कि सिडनी ओवन कहता है कि यह अंतिम मुगल शासक है, एक तरीके से हैं जिसके बारे में कुछ शब्द अच्छे कहे जा सकते हैं। जबकि खफी खां कहता है कि यह तो शाह है, बेखबर है। तो इस तरीके से हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ लिया था और आज अपना जो टॉपिक है वो आएगा इसका बाद में जहांदार शाह। अपना आज का जो टॉपिक है वो है जहांदार शाह। जहांदार शाह परवर्ती मुगल शासकों में ये दूसरे शासक माने जाते हैं। जो परवर्ती मुगल शासक थे उनमें ये दूसरे शासक है जहांदार शाह। और इसका जो समय था ये था 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन, बहादुर शाह जब शासक बनता है तो उसके 4 पुत्र होते हैं, उनको एक बार जान लेते हैं। पहले जहांदार शाह कौन था, कैसे था। जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र, और इस बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जिसमें जहांदार शाह, जहांदार शाह एक था रफी उस्सान, दूसरा था अजीम उस्सान, तीसरा एक्चुअली अजीम उस शान, और चौथा था जहान शाह। तो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान और जहान शाह। इन चारों में से उत्तराधिकार संघर्ष होता है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में, और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में शासक बनता है जहांदार शाह। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा एक बात समझ लो। जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये वृद्ध शासक भी था और फिर बंदा बहादुर के साथ लड़ते हुए युद्ध में ये इनकी एक तरीके से डेथ हो जाती है 1712 ईस्वी में। उसके बाद में इन्हीं सभी भाइयों में, जहांदार शाह में भी, जहांदार शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान और जहान शाह में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। और इनमें शासक बनने की इतनी निर्लज्जता होती है कि लगभग 1 महीने तक इसका जो शव था ये पड़ा रहता है बिना दफनाए। किसका शव? बहादुर शाह प्रथम का जो शव था 1 महीने तक बिना दफनाए पड़ा रहता है। और इस निर्लज्जता के बाद में 1 महीने के बाद में इस शव को मोती मस्जिद
मोती मस्जिद मेहरौली दिल्ली में है। मेहरौली दिल्ली। 1 महीने के बाद में इसको दफनाया गया बहादुर शाह। तो दोस्तों अगर इससे पहले बहादुर शाह भी उत्तराधिकारी युद्ध में ही जीता था। उत्तराधिकारी इनके बीच में भी आपस में भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, तब उसमें से जीत के शासक बना था, बादशाह बना था। जहांदार शाह भी अपने भाइयों को पराजित करके शासक बना था, और उस दौरान जब इसकी डेथ हो गई थी बहादुर शाह प्रथम की, तो उसको दफनाया भी नहीं गया था। तो दोस्तों जहांदार शाह शासक बन जाता है 1712 से 1713 ईस्वी में। जहांदार शाह और ये शासक बनता है। एक मुगल दरबार में एक्चुअली गुट होते थे बहुत सारे, जिसमें ईरानी गुट, तुरानी गुट, इसके बाद में हिंदुस्तानी मुस्लिम वर्गों का गुट, इस तरीके से बहुत सारे गुट थे। और इनमें से ईरानी गुट के अमीर, ईरानी गुट के अमीर अमीर ईरानी गुट का एक अमीर था, उसका नाम था जुल्फिकार। जुल्फिकार खां इसका नाम था। इसकी सहायता से, जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह शासक बन जाता है। अब यह शासक बन जाता है। शासक बनते ही जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना देता है। इसको वजीर बना देता है जुल्फिकार खां को। और भी बहुत सारे गुट के अमीर होते हैं, उनसे फिर इसकी बनती नहीं है खुद, क्योंकि ये जब शासक निर्माता के रूप में इसका सहयोगी रहता है जुल्फिकार खां, तो क्या बन जाता है, ये इसका मुख्य वजीर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि जुल्फिकार खां के बाद में अनेक ऐसे किंग मेकर और आते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जुल्फिकार खां की भी थोड़ी सी विशेषता ये थी कि वित्तीय प्रबंध का अच्छा जानकार था। ये का अच्छा जानकार, वित्तीय प्रबंध का अच्छा जानकार था ये। तो इसने एक काम किया सबसे पहले तो, कि जो राजस्व वसूली था ना, अब ये अच्छा मानते काम तो नहीं था, लेकिन बुरा ही काम था। एक तो राजस्व वसूली को ठेके पर दे दिया इसने, वसूली को ठेके पर दे दिया, जिसको इजारेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इजारेदारी प्रथा, राजस्व वसूली को ठेके पर दे देता है। ये वजीर होता है, मुख्य वजीर। इसलिए इसके बाद में दूसरा एक काम करता है ये जुल्फिकार खां, क्योंकि वजीर के रूप में ही, और वो जब किसानों से जो मनसबदार थे उनमें अधिकतम जागीरें जो दी जा रही थी उसको कम कर देता है। तो अंधाधुंध जागीर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है इसने। अंधाधुंध अंधा धुंध जागीर देने पर प्रतिबंध, इसके द्वारा काम किए गए थे। ये किसके द्वारा किए गए थे? ये जुल्फिकार के द्वारा किए गए थे। अब जुल्फिकार क्योंकि इसका वजीर था, ये प्रशासन के पूरे काम कर सकता था। तो जुल्फिकार जो था, इसके एक साथी
सुभाग चंद्र किसका साथी था? ये सुभाग चंद्र, जुल्फिकार खां का साथी सुभाग चंद्र जो था, इसको ये क्या बना देता है? सुभाग चंद्र को ये राजस्व मामलों का, राजस्व चंद्र को राजस्व मामलों का प्रधान, राजस्व मामलों का प्रधान बना देता है। दूसरा, इसको राजा की उपाधि दे देता है, ये उपाधि दे देता है। अब दोस्तों ये जहांदार शाह, क्योंकि जहांदार शाह नाम मात्र का शासक था, लगभग इसका पूरा सा जो भी शासन प्रशासन में जो भी चीजें होती थी उसको केवल यही देखता था, जुल्फिकार ही। तो इसलिए इसके साम्राज्य में जो भी काम होता है इसकी पूछताछ के बिना नहीं होता था। जहांदार शाह ने कुछ काम किए थे, वो जैसे कि इसने जहांदार शाह ने 1679 में जब मैं औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर को हटा दिया था इसने। किसने लगाया था? 1679 में जो औरंगजेब था उसने जजिया कर लगा दिया था, इसको जजिया कर को 1712 ईस्वी में हटा दिया। किसने हटा दिया? जहांदार शाह ने, जो एक महत्वपूर्ण काम किया था। तो जजिया कर 1679 में औरंगजेब के द्वारा लगा दिया गया। इसके बाद में दोबारा जो कर लगाया गया था, दोबारा क्या, इसको दोबारा जब हटाया गया था तो 1712 में हटा दिया गया। फिर एक बार फिर से जब फर्रुख शेर आएगा तो वो भी लगा देगा वापस से, फिर वापस हटा देंगे। तो इस तरह के काम चल रहा था इनका। लास्ट में मुगल साम्राज्य में 1720 ईस्वी में पूर्ण रूप से जो है जजिया कर को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था जजिया, उसको ये हटा देता है कौन? जहांदार शाह अभी तक हटा देता है। इसके बाद में इसने जहांदार शाह के समय शाह ने छत्रसाल जो था ये बुंदेला शासक था। तो बुंदेले शासक छत्रसाल से अच्छे संबंध बनाए, लेकिन जो बंदा बहादुर था ना, सिख, एक तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे सिख ही लिख सकते हैं कि सिखों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। किनके साथ नहीं थे? केवल बंदा बहादुर जो था, सिखों में कौन था? बंदा बहादुर। एक तो सिख भी थे, फिर उसके बाद बंदा बहादुर इस वक्त काफ़ी एक्टिव था। इसके साथ में इनका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं था। किनका? मुगलों का, जहांगीर शाह के समय। और इसको संभालने वाला भी वैसे वजीर भी जुल्फिकार खां था। तो उसका संबंध छत्रसाल के साथ तो था, बुंदेला सरदार था, लेकिन सिखों के साथ में इसका अच्छा संबंध नहीं था। दूसरी ओर जहांदार शाह के बारे में और भी चीज़ें बोली जाती है कि जहांदार शाह नैतिक रूप से भी कमज़ोर शासक था। इसका एक लाल कुंवर नाम की एक जो महिला थी उसके साथ इसका संबंध था, और उसी के आधार पर यह काम करता रहता था, उसका प्रभाव था। दूसरी ओर और भी विद्वान इसको, जैसे कि ताराचंद है, इसको लंपट मूर्ख कह देता है। अनेक विद्वान अपने अपने हिसाब से इसके शासन को जज करते हैं।
लेकिन एक दो और कार्य इसके लिख लेते हैं। इसने जैसे कि आमेर के शासक, आमेर के शासक, और उस वक्त आमेर का शासक था जय सिंह। आमेर के शासक जय सिंह को मालवा का और मारवाड़ के शासक जो थे, बताओ कौन था? अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि बहादुर शाह प्रथम ने मारवाड़ के शासक को, उसको शासक स्वीकार कर लिया था। तो मारवाड़ का शासक था के शासक अजीत सिंह। आमेर के शासक जय सिंह को तो मालवा का, और मारवाड़ के शासक उस टाइम पे थे महाराजा अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया, का सूबेदार बनाया। तो ये सब इसके बारे में है। जहांदार शाह के समय की बातें हैं, जो इसने क्या क्या काम किए थे। एक दो और बातें लिखते हैं। जहांदार शाह को ताराचंद ने, ताराचंद एक इतिहासकार थे, इन्होंने, इनकी पुस्तक थी सोसाइटी एंड स्टेट इन दी मुगल पीरियड। सोसाइटी एंड स्टेट इन दी मुगल पीरियड किसकी किताब थी? ताराचंद की किताब थी। इसमें ये ताराचंद क्या कहते हैं इसको? लंपट मूर्ख। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंपट मूर्ख तो खैर किसको कहते हैं? वो जहांदार शाह, ये तो आ सकता है, लेकिन कहा किसने था? ये कहा था ताराचंद ने कहा था। इसी के समय एक किताब थी मिर्जा मोहम्मद की, वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। मिर्जा मोहम्मद ने जहांदार शाह के समय संगीत की किताब थी, किताब तो है फुतुल लिखी। तुहा फुतुल किसने लिखी? मिर्जा मोहम्मद ने। किसके समय लिखी? यह भी जहांदार शाह के समय लिखी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही ये पता चला कि जहांदार शासक बन गया था, तो इसके बाद में जो अजीम उस शान का बेटा था फर्रुख शेर, ये उस टाइम पे पटना जो बिहार वाला एरिया है उधर अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है, और सैयद शासक आते हैं जिनको किंग मेकर कहा जाता है, उनके माध्यम से ये इस पे सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। कहाँ पर? दिल्ली पर, यानी कि बादशाह बनने की। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। कब? इसी दौरान जो है जहांदार शाह जो ये लड़ाई होती है सन 1713 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया जाता है। अपदस्थ जहांदार शाह 1713 ईस्वी में अपदस्थ, और मृत्यु हो जाती है इसकी। और इसका जो क्या नाम से जो शासक था, जो वजीर था जुल्फिकार, उसको भी फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार 1713 ईस्वी तक का इसका एक बहुत कम समय रहता है, लगभग 8 महीने 11 महीने का है, उतना ही ये शासन कर पाता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे की क्लास में, जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।